आज 5 रियासतों के लिए गवर्नरों का ऐलान किया गया है। आरिफ मोहम्मद खान को केरल का नया गवर्नर बनाया गया है। भगत सिंह कोश्यारी को महाराष्ट्र की जिम्मेदारी दी गई है। कलराज मिश्र को राजस्थान का गवर्नर बनाया गया है। बंडारू दत्तात्रेय हिमाचल प्रदेश के गवर्नर बने हैं। वहीं टी सौंदरराजन को तेलंगाना का गवर्नर बनाया गया है। और उधर आरिफ मोहम्मद खान से इस अहम इशू पर बात किया हमारे नुमाइंदे खुर्रम शहजाद ने। पूर्व केंद्रीय मंत्री आरिफ मोहम्मद खान को केरला का गवर्नर बनाया गया है। हमारे साथ आरिफ साहब मौजूद हैं। सर, आपको बहुत बहुत मुबारक हो। कितना बड़ा चैलेंज होगा, एक बड़ी रियासत, एक बहुत तारीखी रियासत, सबसे ज्यादा पढ़ी लिखी रियासत। मतलब इसका चैलेंज नहीं है, ये मौका है। इसको केरला को बहुत पहले से कहा जाता है कि ये गॉड्स ओन कंट्री। उसकी खूबसूरती की वजह से, उसमें वहाँ जो एक बड़ा प्रोग्रेसिव आउटलुक है लोगों का, बहुत प्रगतिशील हैं। आपने खुद ही बता दिया। मुझे याद है जब मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ता था तो केरला का परसेंटेज पूरे देश में सबसे हाईएस्ट था। आज तो वो और कहीं से कहीं पहुंच गया। तो वहाँ पे फिर मैं उत्तर प्रदेश में पैदा हुआ, जो एक कोने पे है, नॉर्थ में है, ये दक्षिण में है। इससे भारत की जो महानता है, जो उसकी समग्रता समझने में बड़ी मदद मिलेगी मुझे। जो टोटलिटी है इंडिया, और कितनी डाइवर्सिटी है, और उस डाइवर्सिटी में, उस विविधता में हमें क्या चीज है जो हमें मजबूती से जोड़े हुए है आपस में। तो ये बहुत चुनौती नहीं है, ये मौका है, अवसर है। सर, इस चीजों को जिस तरह से देखा जाए कि केरला एक तरह से अपोजिशन का हब है। राहुल गांधी वहीं से इस वक्त जो अपोजिशन के बड़े लीडर हैं वहां से नुमाइंदगी करते हैं, वहां से चुने गए हैं। दूसरी पार्टियां भी हैं। तो जो सेंटर और स्टेट्स में जो अपोजिशन में और केंद्र में जिस तरह से टकराव होता है, तो कहीं ना कहीं चैलेंज बना देता है इसको। देखिए, नहीं, ये काम राजनीतिक दलों में तो ये दौड़ लगती है, कोई खास बात नहीं। लेकिन राज्यपाल का काम राष्ट्रपति जी के बिहाफ पर ये देखना होता है कि प्रदेश में किसी की भी सरकार हो, जो इलेक्टेड सरकार है, जिसे जनता ने चुना है, वो संविधान के प्रावधानों के अनुसार कार्य करे, संविधान की आत्मा के अनुसार काम करे। हम राज्यपाल के पद पे जो आदमी होगा, उसको राजनीतिक विवादों से उसका कोई मतलब नहीं होता है। जिस तरह से अपोजिशन लगातार एक तरह का आरोप लगाता रहा है कि पॉलिटिकल क्राइसिस पैदा हो जाता है गवर्नर्स के जरिए और दुरुपयोग किया जाता है। चलिए आगे बढ़ेंगे। कांग्रेस लीडर दिग्विजय सिंह ने अपने बयान पर सफाई देते हुए कहा कि मीडिया उनके बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश कर रहा है। दिग्विजय सिंह का कहना है कि उन्होंने बजरंग दल और बीजेपी के आईटी सेल के अफसरान के जरिए आईएस से पैसे लेने की बात कही थी। उन्होंने इस जिम्न में बताया कि आईटी सेल के अफसरान पाकिस्तान के लिए जासूसी करते हुए पकड़े भी गए हैं और दिग्विजय सिंह अपने इस बयान पर अब भी कायम है। आपको बता दें कि दिग्विजय सिंह ने बीजेपी पर हमला करते हुए कहा था कि बीजेपी आईएसआई से पैसे ले रही है। वहीं उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान से आईएसआई के लिए गैर मुसलमान ज्यादा जासूसी करते हैं। बजरंग दल, भारतीय जनता पार्टी आईएसआई से पैसा ले रहे हैं, इस पर थोड़ा ध्यान दीजिए। सर, आपने और एक बात और बताऊं, पाकिस्तान से आईएसआई के लिए जासूसी मुसलमान कम कर रहे हैं, गैर मुसलमान ज्यादा कर रहे हैं। इस बात को भी समझ लीजिए। सर, आपने एक डेटा माइनिंग। अब आइए आपको वो बयान सुनाते हैं जो उन्होंने सफाई देने से पहले दिया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जीडीपी की शरह में कमी आने की वजह से साबिक वज़ीर आज़म ने इज़हार तशवीश किया है। उन्होंने मोदी हुकूमत को निशाना बनाते हुए कहा कि बीजेपी हुकूमत की गलत पॉलिसियों की वजह से बेरोजगारी आम हुई है। सुनिए पूरा बयान। स्टेट ऑफ द इकोनॉमी टुडे is deeply worrying.
The last quarter's GDP growth rate of 5% signals that we are in the midst of a prolonged slowdown. India has the potential to grow at a much faster rate, but all-round mismanagement by the Modi government has resulted in this slowdown. India cannot afford to continue down this path. Therefore, I urge the government to put aside vendetta politics and reach out to all sane voices and thinking minds to steer our economy out of this man-made crisis. अब बैंकों से ज्यादा पैसे निकालना आपको महंगा पड़ सकता है। नए कानून के मुताबिक किसी बैंक को या कोऑपरेटिव बैंक पोस्ट ऑफिस से एक साल में 1 करोड़ से ज्यादा नकदी निकालने पर आपको टीडीएस अदा करना पड़ेगा। आज से अगर आप साल भर में 1 करोड़ से ज्यादा पैसे निकालते हैं तो आपको 2% टीडीएस अदा करना पड़ेगा। हुकूमत ने यह कदम लेस कैश इकोनॉमी को प्रमोट करने के मकसद से उठाया है। तो वहीं यहां से ट्रैफिक जवाबित की पाबंदी नहीं करना महंगा पड़ सकता है। ट्रैफिक रूल्स तोड़ने पर अब ज्यादा जुर्माना लगेगा। ये क्या कुछ जवाबित हैं, देखिए रिपोर्ट। अब अगर आपने ट्रैफिक रूल्स की खिलाफवर्जी की तो आपके जेब पर बड़ा झटका लग सकता है। नए जवाबित के मुताबिक सीट बेल्ट नहीं पहनने पर 300 के बजाय 1000 रुपए का जुर्माना लगेगा। दोपहिया गाड़ियों पर 2 से ज्यादा सवारी पर 1000 रुपए का जुर्माना लगेगा। हेलमेट नहीं पहनने पर 1000 रुपए का जुर्माना और 3 महीने के लिए लाइसेंस कैंसिल हो जाएगा। एम्बुलेंस को रास्ता नहीं देने पर 10,000 रुपए का जुर्माना लगेगा। बिना लाइसेंस से ड्राइविंग करने पर 500 की जगह 5,000 रुपए का जुर्माना लगेगा। ओवर स्पीड करने पर 400 की जगह 1000 रुपए से 2000 रुपए का जुर्माना लगेगा। खतरनाक ड्राइविंग पर 1000 रुपए की जगह 5000 रुपए का जुर्माना लगेगा। शराब पीकर गाड़ी चलाने पर 2000 की जगह 10,000 रुपए का जुर्माना अदा करना होगा। ड्राइविंग के दौरान मोबाइल पर बात करने पर 5000 रुपए का जुर्माना लगेगा। बिना परमिट गाड़ी पर 5000 की जगह 10,000 रुपए देने होंगे। ओवरलोडिंग पर 2000 रुपए और उसके बाद फी टन 2000 रुपए का जुर्माना अदा करना होगा। बिना इंश्योरेंस गाड़ी चलाने पर 1000 की जगह 2000 रुपए देने होंगे। नाबालिग के जरिए गाड़ी चलाने पर 25,000 रुपए और 3 साल की सजा होगी। बिहार में बड़ी संख्या में दुर्घटनाओं से मृत्यु होती है। ये भी देखा गया कि आंकड़े 5 से 6,000 प्रतिवर्ष मृत्यु होती है और एक्सीडेंट करीबन 10,000 होते हैं। इनको प्रभावी ढंग से रोकने के लिए जुर्माने में वृद्धि की आवश्यकता है। उसके लिए इस बिल में प्रपोजल दिया गया था। महकमे ट्रांसपोर्ट का मानना है कि नए जवाबित से सड़क हादसों में कमी आएगी, क्योंकि जुर्माना भरने के डर से लोग मुहतात होकर गाड़ी चलाएंगे। Doing a lot of resentment, they're not really liking this task of police that we are penalizing them or we are stopping them. They used to see it as a thing of inconvenience. So which is when they came up with an idea that let us just stop them at a distance, make them pull their vehicles for some distance and then offer them some sweets, some toffees and give them a gentle reminder that this is for their own safety, that we want them to be wearing helmets. लोग ट्रैफिक रूल्स पर अमल करें, क्योंकि इससे न सिर्फ आप हादसों से बचेंगे बल्कि आपकी जेब भी ढीली नहीं होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। जम्मू कश्मीर से दफा 370 के खात्मे के बाद बीजेपी आज से 1 महीने तक मुल्क भर में अवामी बेदारी के लिए मुहिम चला रही है। इस मुहिम के तहत आज दिल्ली से कश्मीर के लिए बाइक रैली रवाना हुई। इस रैली को मरकजी वजीर मुख्तार अब्बास नकवी ने झंडी दिखाई। कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक ये पूरी टीम राष्ट्रवाद के जुनून और जज्बे के साथ एक विधान एक निशान के संकल्प को हर घर तक पहुंचाने के संकल्प के साथ बहुत सराहनीय काम कर रही है। और अभी इन्होंने कन्याकुमारी से ये दिल्ली तक आए हैं
और दिल्ली से कश्मीर जा रहे हैं और हर रास्ते और रास्ते के हर क्षेत्र और गांव में चौक चौपाल चौराहों पर ये संदेश देश के राष्ट्रवाद का दे रहे हैं। और जो 370 खत्म हुआ है, जिसकी वजह से आज देश के हर कोने में तिरंगा फहराएगा, कहीं पर कोई और निशान नहीं होगा, ये संदेश जो है एक राष्ट्रवाद के जुनून और जज्बे से भरा हुआ है। मैं इस पूरी टीम को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूं। स्विस बैंक में किन हिंदुस्तानियों के अकाउंट्स हैं, आज इस पर से पर्दा उठ जाएगा। स्विट्जरलैंड में बैंक में अकाउंट रखने वाले हिंदुस्तानियों की जानकारी आज से इनकम टैक्स अफसरान को हासिल हो जाएगी। बैरून ममालिक में हिंदुस्तानियों के 34 लाख करोड़ रुपए की ब्लैक मनी का अंदाजा लगाया जा रहा है। जम्मू कश्मीर से 370 हटाने के बाद वादी कश्मीर में मवासलाती निजाम पूरी तरह से ठप है। अब वादी के कुछ इलाकों में हुकूमत ने लैंडलाइन बहाल की है। ताहम जिला पुलवामा में अभी भी मवासलाती निजाम पूरी तरह से बंद होने से आवाम को काफी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। अगरचे जिला इंतजामिया पुलवामा ने डीसी ऑफिस पुलवामा में फोन बूथ कायम किया है, जहां पर लोगों की काफी भीड़ होती है। ये रहेगी कि हमने ऑलरेडी एस्केलेट किया है मामला हायर अथॉरिटीज़ को कि लैंडलाइन हमारे जो भी एक्सचेंजेस हैं मरहलावार तरीके से लैंडलाइन हम कोशिश ये कर रहे हैं कि वो किस तरह से रिस्टोर हो जाए। हमने इसको एस्केलेट किया हुआ है। मैं उम्मीद करता हूँ कि इंशाल्लाह आने वाले वक्त में वो सॉर्ट आउट हो जाएगा। दफा 370 की मनसूखी के बाद वादी कश्मीर में पैदा शुदा सूरत हाल के बाद अब जुनूबी कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में सेब और देगर मेवाजात के उतारने का काम शुरू होने वाला है। बंद और बंदिशों से रवां बरस मेवा सनत को जहां मुश्किलात से दो चार होने का खदशा लाहक हो गया है, वहीं जिला इंतजामिया पुलवामा ने इस हवाले से खुसूसी इकदाम का फैसला किया है। इंतजामिया ने पुलवामा में मेवा काश्तकारों की सहूलियात के लिए ट्रांसपोर्ट मुहैया रखने का फैसला किया है। इस हवाले से जिला पुलवामा के मेवा सनत से जुड़े अफराद के लिए जिले में 2 नोडल ऑफिसर भी तैनात किए हैं। 2 नोडल ऑफिसर्स जो ट्रांसपोर्ट इंस्पेक्टर हजरात हैं डीसी ऑफिस में ही बैठते हैं, उनको नोडल ऑफिसर बनाया गया है। और अगर कहीं भी किसी को भी दिक्कत या परेशानी पेश आती है, वो हमसे राब्ता कायम करके डीसी ऑफिस में राब्ता कायम करके अपनी उस मुश्किल का इजाला करा सकते हैं ट्रांसपोर्टेशन के हवाले से ऑफ हार्टिकल्चरल प्रोड्यूस। दूसरी चीज़ मेरी ये भी गुजारिश है कि जितनी भी हमारे यहाँ मेन 2 मंडियाँ हैं, पुरछू और पुछार 2 मंडियाँ हैं, जिसमें तकरीबन 650-700 के करीब फूड ग्रोवर हजरात इसमें मेंबर्स हैं इन मंडियों में, उनसे भी मैं ये गुजारिश करूँगा कि अगर उनको कोई दिक्कत या परेशानी पेश आए, वो एडमिनिस्ट्रेशन से रब्ता करके, हम तो रीच आउट कर ही रहे हैं, लेकिन कहीं पे अगर इक्का दुक्का परेशानी होती है तो हम हमेशा दस्तयाब हैं। उर्दू के अफसानवी अदब की आबरू माने जाने वाले मशहूर अदीब राजिंदर सिंह बेदी 104 साल पहले आज के ही दिन पैदा हुए थे। इस मुनासबत से मुलाहजा कीजिए उर्दू की इस अजीम हस्ती के फन और खिदमात पर यह खास रिपोर्ट। तरक्की पसंद उर्दू अफसाने को नई ऊंचाइयों तक ले जाने वाले अफसाना निगार राजेंद्र सिंह बेदी ने न सिर्फ उर्दू अदब में एक आला मुकाम हासिल किया, बल्कि हिंदुस्तानी सिनेमा को भी अदबी एतबार से सरफराज किया। वो एक शानदार अफसाना निगार और ड्रामा नवीस होने के साथ साथ फिल्मों के बेहतरीन मुकालमा निगार, कहानीकार, हिदायतकार और बावकार प्रोड्यूसर भी थे। राजेंद्र सिंह बेदी 1 सितंबर 1915 को पंजाब के सियालकोट में पैदा हुए, जो कि अब पाकिस्तान में है। उन्होंने उर्दू में तालीम हासिल की, मगर इंटरमीडिएट से आगे न बढ़ सके और इसी दौरान कहानियां लिखने का शौक पैदा हो गया। मोहसिन लाहौरी के नाम से कहानियां और नज़में लिखने लगे। लाहौर से एक पंजाबी रिसाला सारंग के नाम से उर्दू रस्मुल खत में छपता था। बेदी को इसमें एडिटर के तौर पर काम करने का मौका मिल गया। उनके लिखे हुए अफसानों का पहला मजमुआ दाना व दाम के उन्वान से शाया हुआ, जिसे तमाम अदबी हलकों में बेहद सराहा गया। कुछ अरसे बाद उन्होंने महकमा डाक की मुलाजमत छोड़ दी और ऑल इंडिया रेडियो से वाबस्ता हो गए। शेख अब्दुल्ला ने जम्मू कश्मीर का वज़ीर-ए-आज़म बनने के बाद उन्हें जम्मू रेडियो का डायरेक्टर बना दिया। कुछ अरसे बाद बेदी ने मुंबई का रुख किया और फिल्मी दुनिया से वाबस्ता हो गए।
मुकालमे निगार और स्क्रिप्ट राइटर के तौर पर उनकी अक्सर फिल्में कामयाब हुई, जिनमें बड़ी बहन, मिर्जा गालिब, दाग, देवदास, मधुमती, मेरे हमदम मेरे दोस्त और अभिमान वगैरह शामिल हैं। अपनी लिखी हुई कहानियों पर भी उन्होंने कई फिल्में बनाई और हिदायत भी दी और सभी फिल्मों को खूब सराहा भी किया और दस्तक को तो नेशनल अवार्ड भी मिला, मगर कोई फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कामयाब नहीं हो सकी। उनके शोहराए आफाक नॉवेल एक चादर मैली सी पर भी एक फिल्म बनी, जिसके प्रोड्यूसर और हिदायतकार वो नहीं थे। ये फिल्म किसी कदर कामयाब जरूर रही। बेदी के अफसानों के कई मजमूए शाये हो चुके हैं। ड्रामों के 2 मजमूए बेजान चेहरे और 7 खेल के नामों से शाये हुए हैं। खाकों और इंशाइयों का एक मजमुआ मेहमान के उन्वान से और बच्चों के लिए एक मजमुआ मुकद्दस झूठ के नाम से मंजर आम पर आया। राजेंद्र सिंह बेदी पहले ही अलील थे। बेटे की बेवक्त मौत ने उन्हें तोड़ कर रख दिया। 15 नवंबर 1984 को उर्दू के इस अजीम अफसाना निगार ने आखिरी सांस ली।